नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां उपचुनाव की सुगबुगाहट अब साफ दिखाई देने लगी है। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी अपने अपने जो है दावे कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। और जैसा चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही जो देश में उपचुनाव होना वो कराए जाएंगे, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगी हैं। आइए सीधे चलते हैं इस पूरी सियासत के मद्देनज़र क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में जानने के लिए हमारे स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश के आरसी भट्ट के पास। भट्ट साहब, उपचुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि बिहार के साथ ही उपचुनाव होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही। क्या कुछ गतिविधियां वहां तेज़ हो गई हैं? क्या कुछ वादे जो है कर रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग, और जो विपक्षी है उसका क्या कुछ कहना है? किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, और फिलहाल माहौल चुनावी कैसा है वहां का? अपना सभी बहुत कोई सरगर्मी देखने को मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं जी, जिसमें तकरीबन 6 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही हैं जी, और 2 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे। जी, और ये कुछ लोगों के निधन से और कुछ लोगों की जो सदस्यता अयोग्य हो गए हैं जी, वो, अगर हम बात करें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की, भाजपा के विधायक सेंगर की, और उसके साथ साथ कमल रानी वरुण, चेतन चौहान जो उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री रहे, जी, उनका निधन हो गया। तो इस तरह से कुल 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जी, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि 8 सीटें उसके कब्जे में हो, क्योंकि 8 में से 6 सीटें उसके कब्जे में थी। जी, और समाजवादी पार्टी भी ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीता जाए और उसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे। जी, लेकिन सरकार कहीं कहीं गंभीर है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है सरकार के उन कामों को लेकर जी, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे हैं। जी, यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना के काल में जी, लोगों को मुफ्त राशन दिए गए, लोगों को वहां लाने की सुविधा प्रदान की गई ट्रेनों द्वारा, बसों द्वारा, जी, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो इस समय कोविड से लड़ने की जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं सरकार द्वारा, जी, ये तमाम मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं जी, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो इन विधानसभा चुनाव में जाएगी। और उसके साथ साथ विपक्ष बिखरा हुआ है, जी, खासतौर पर अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जी, समाजवादी पार्टी की बात करें, राजभर समाज पार्टी की बात करें, तो ये सब लोग बिखरे हुए हैं, जी, अलग अलग हैं जी, और इस चुनाव को कोई बहुत गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जी, क्योंकि उनको मालूम है कि 2022 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, और निश्चित रूप से अब उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है। जी, तो ये जो पीरियड इनको मिलेगा, यानी जो भी व्यक्ति चुन के आएगा उसको 1 साल 3 महीने का समय या 1 साल 6 महीने का समय से ज्यादा मिल नहीं सकता है। जी, तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि वो अपनी सीटें बरकरार रखे और वो 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी की है वो भी उसकी झोली में आए। जी, और वहीं समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि वो जो 2 सीटें हैं वो तो जीते ही जीते, और उसके साथ साथ 2-3 सीटें उनके और झोली में आए। तो कुल मिलाकर ये जो टक्कर है आपस की, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। बात और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें जी, तो उसकी तैयारी कहीं न कहीं विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2022 में उसको लेकर है। वो चुनाव को लेकर वो कहीं गंभीर नहीं है। जी, तो छोटे दल जो हैं अविनाश, उसी तरह से वो चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की ही टक्कर है इन 8 सीटों में। अब देखना यह है कि सरकार के कामों को जनता पसंद करती है जी। या फिर वो कहीं न कहीं विपक्ष की राह तकती है। भट्ट साहब, एक बात और भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से हमेशा से ही विपक्ष का जो रवैया रहा है, सरकार को घेरने का, कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन ये उपचुनाव भी एक उसके लिए एक परीक्षा की तरह हो सकते हैं। वो यदि ज़्यादा सीटों पर कब्जा करती है तो एक चुनौती अभी से पेश कर सकती है सरकार के सामने समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी
पार्टी ये उपचुनाव में कितनी गंभीर है कितनी नहीं, ये अभी जैसा आपने बताया कि दिखाई नहीं देता कि उसकी गंभीरता कहीं से कहीं तक दिखाई दे रही हो, लेकिन उपचुनाव भी बहुत हद तक एक जो कहना चाहिए आम चुनाव का आईना बन सकते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि उतनी गंभीर, दोनों ही दल उतने गंभीर नहीं, बस अपनी अपनी सीटें बचाने की फिराक में है। तो ये देखा जाए तो किस तरह की ये सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है इस वक्त? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हमेशा से ये रहेगी कि जो 8 सीटें हैं उसपे 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। और वही समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि 2 सीटें जो उसकी हैं पहले से, और उसमें 4 सीटें या 3 सीटें जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। तो 2-3 सीटें और जुड़े भट्ट साहब, तो इसके लिए कोशिशें तो दिखाई नहीं दे रही ना, जैसा आपने बताया, क्योंकि उसके लिए कोशिशें भी तो दिखाई देना चाहिए। अविनाश, चुनाव को इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जी, इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी को लेकर जो गंभीरता है और सत्तारूढ़ दल जो भारतीय जनता पार्टी है, ये 2 ही दलों की गंभीरता दिखाई पड़ रही है जी। मायावती अभी 2022 के लिए अब तैयार नहीं है जी। छोटे दल अगर सुहेल देव और राजभर समाज पार्टी की बात करें तो अभी उनका गठबंधन होना बाकी है जी। उसके साथ साथ और जो छोटे दल हैं वो भी कहीं न कहीं अभी वो बहुत ही इस चुनाव में उत्सुक नहीं है। तो कहीं भी अगर इसकी टक्कर होगी तो समाजवादी पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की टक्कर होगी। और यही 2 दल जो हैं उत्तर प्रदेश में सरगर्मी दिख रही है, ये दोनों दलों की वजह से ये तय करेंगे। क्योंकि जिस तरह से स्वार सीट है, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम जो इस समय आयोग स्थापित हुए और वो सीट खाली हुई है, तो वो भी समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा परक सीट है क्योंकि आजम खां का रामपुर गढ़ माना जाता है, उनके बेटे की सीट है, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनका कोई खास नुमाइंदा वहां से टिकट ले और चुनाव जीते जी। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की भी एक कोशिश है कि 6 सीटें तो उनकी झोली में आए, बाकी 2 और भी आ जाए। चलिए देखिए भी कड़ी टक्कर है। जिस तरह से कुलदीप सेंगर जो है उनको जब केस हुआ और उसके बाद वो सजा याफ्ता हो गए तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद वो सीट जो है खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि उनके परिवार को किसी को टिकट दिया जाए। तो ये रणनीति कहीं न कहीं अब दिखने लगी है और लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है वो रामपुर की स्वार सीट का होगा। आजम खां के बेटे के जगह किसको प्रत्याशी बनाया जाता है ये देखना। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि उपचुनाव में वो कई ऐसे मुद्दे हैं जो खासतौर से कोविड-19 की रोकथाम के लिए और जो काम उन्होंने किए उसको वो जनता के सामने लेकर जाएंगे ताकि वो बता सकें कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, तमाम चीज़ें हैं। आज भी उन्होंने 300 बेड के जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में जो 300 बेड का कोविड-19 का जो सेल तैयार किया गया है अस्पताल में, उसका आज उद्घाटन किया और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में कोरोना से जंग जो है वो जीती जा सके। कितना क्या कुछ और तैयारियां दिखाई दे रही हैं सरकार की? गंभीर तो सरकार बहुत नज़र आ रही है कि हर हाल में वो जिस तरह से लड़ रहे हैं कोरोना से और जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि कोरोना को मात दे दी जाए, लेकिन कोरोना जो है पैर पसारता जा रहा है। लेकिन कोशिशें यहाँ भी रुक नहीं रही हैं, कोशिशें लगातार जारी हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की। क्या कहेंगे? अब ना पिछले सप्ताह लगातार आपसे चर्चा हो रही है, हम अपने व्यूअर्स को लगातार ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लड़ने की जो व्यवस्था है वो नाकाफी है और निश्चित रूप से इससे लगातार मुहर लगती जा रही है क्योंकि सरकार के पास इस समय आईसीयू बेड नहीं है, जनरल बेड नहीं है, उसके साथ साथ उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं। ये बात कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लगने लगा था कि जिस रफ्तार से कोविड संक्रमित लोग आ रहे हैं और जिस तरह से रफ्तार 6000 के आसपास आ रही है, 5600 से लेके और 6500 तक की रफ्तार आ रही है, तो इन रफ्तार को किस तरह रोका जाए, इनको सुविधा किस तरह प्रदान की जाए, सेवा है, भर्ती करने की है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो किस तरह दिया जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं उनको धीरे धीरे लगने लगा है उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थाएं नाकाफी और उसी के दिशा में 2 बड़े अस्पताल अगर हम मुश्किल जो हमारी है मेडिकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उसमें आज शाम को 100 बेड हॉस्पिटल का वो कोविड का उद्घाटन कर रहे हैं जो फुल्ली इक्विप्ड होगा और उसी तरह से
अपने गृह जनपद गोरखपुर की अगर हम बात करें तो आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने जी उन्होंने उद्घाटन किया। उसके साथ साथ 100 बेड उन्होंने हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है और एक लैब का भी उद्घाटन किया है। जी यानी कि ये लगने लगा है कि पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गोरखपुर। वहां से तकरीबन 15 से 18 जिले बहुत क्लोजली कवर होते हैं और एक ऐसा स्थान है जहां वह स्वयं वहां पे सांसद रहे हैं, उनका वहां मठ है और वहां के लोगों को सुविधाएं अगर नहीं की जाएंगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा विरोध हो सकता है। तो उस कोविड सेंटर को आज उन्होंने उद्घाटन किया और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की। दूसरा, लखनऊ में अभी शाम को जो है तकरीबन 3 देर में उसी तरह का एक अस्पताल कोविड का और लैब के साथ केजीएमसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में देने वाले हैं। तो ये 2 अस्पताल वो आज दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के एक अच्छी सौगात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हम चर्चा में कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, जो सुविधाएं हैं वो बढ़ानी चाहिए। ये चीज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को लगने लगा था और तेजी से इन 2 जगहों पर गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ दोनों में कोविड अस्पताल देने जा रहे हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के जो तमाम अन्य जिले हैं, बिल्कुल बात कानपुर की करें, सहारनपुर की करें, मेरठ की करें और जो जनपद हैं वहां भी इस तरह के अस्पताल को तैयार करने की योजना बना रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से संक्रामक रोगों की रफ्तार बढ़ रही है, उनको ये लगता है कि अगर हम सुविधाएं अस्पताल नहीं देंगे तो मौतों में इजाफा होगा और आने वाले दिनों में चाहे विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है। लगातार बिल्कुल सही है जी प्रचार को लेकर आप पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव हमलावर हैं। तो उस तमाम चीजों का जवाब देने के लिए खासतौर पर संक्रामक रोगियों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल देने की कोशिश की जा रही है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए देखना होगा ये कोशिशें कितना रंग लाती हैं और कितना लाभ होता है उत्तर प्रदेश की जनता को। हालांकि उपचुनाव हैं, लिहाजा सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी मुद्दा या ऐसा कोई भी मौका विपक्ष को ना दें वो, ताकि वो उन पर हमलावर हो सके। इसलिए सारी कवायदें भी की जा रही हैं और ये सिर्फ चुनावी बात नहीं है, होना भी चाहिए। जनता की सेवा के लिए सरकार को करना चाहिए। और ये 2 अस्पताल जो उन्होंने शुरू किए हैं निश्चित तौर पर कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनके लिए एक इलाज के लिए बेहतर सिद्ध होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।